बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण। नियंत्रण से हमारा क्या तात्पर्य होता है? नियंत्रण से तात्पर्य कार्यों की जांच परख करना, उनमें सुधार करने से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित योजनाओं के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं। नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्य योजनाओं के अनुरूप हो रहे हैं। कोटलर ने नियंत्रण की परिभाषा इस प्रकार दी है: नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। अर्थात नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के अधीन प्रबंधक सर्वप्रथम प्रमाप निर्धारित करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नियंत्रण की प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया में 4 चरण हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रमापों का निर्धारण करना। नियंत्रण प्रक्रिया के प्रथम चरण में कार्य प्रमापों या मानकों का निर्धारण किया जाता है। प्रमापों मानकों से तात्पर्य उन लक्ष्यों, योजनाओं, नीतियों, बजटों, मान्यताओं, कार्यक्रमों आदि से है जिनके आधार पर वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन किया जा सकता है। प्रमाप मानक कई प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। प्रमापों को 5 वर्गों में निर्धारित या विभाजित किया गया है: उत्पाद प्रमाप, समय प्रमाप, लागत प्रमाप, गुणवत्ता प्रमाप, व्यवहार या आचरण प्रमाप। नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्रिया का चरण कार्य निष्पादन का मापन। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा चरण वास्तविक कार्य और निष्पादन का मापन करने से संबंधित है। इस चरण में वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। थर्ड आता है कार्य निष्पादन की प्रमापों से तुलना। नियंत्रण प्रक्रिया के अगले चरण में वास्तविक कार्य निष्पादन की प्रमापों से तुलना की जाती है। ऐसा करने से प्रबंधकों को यह जानकारी हो जाती है कि वास्तविक रूप से निष्पादित कार्यों एवं निर्धारित प्रमापों के बीच कितना अंतर या विचलन है। नेक्स्ट आता है हमारा सुधारात्मक उपाय। नियंत्रण प्रक्रिया का अगला एवं अंतिम चरण में विचलनों को दूर करने हेतु सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सुधारात्मक उपाय करने से पूर्व प्रबंधकों को विचलन के कारणों पर विचार करना चाहिए। यदि विचलन के कारणों को ठीक करना प्रबंधक की क्षमता में नहीं है तो वह उसके सुधार हेतु कुछ भी उपाय नहीं कर सकेगा। इसके बाद में आते हैं नियंत्रण के सिद्धांत। नियंत्रण के सिद्धांतों में सबसे पहला आता है हमारा उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नियंत्रण की प्राप्ति में योगदान देने वाला होना चाहिए। नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने वाला होना चाहिए। दूसरा प्रमापों का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रभावी नियंत्रण हेतु यथार्थ ठीक व वस्तुनिष्ठ नियंत्रण या निष्पक्ष मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रभावशाली नियंत्रण हेतु प्रबंधक को निष्पादन के प्रमुख स्थलों, बिंदुओं, पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नियंत्रण की कुशलता का सिद्धांत। यह कहता है कि नियंत्रण व्यवस्था कुशल होनी चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विचलनों को शीघ्रातिशीघ्र इंगित किया जा सके, न्यूनतम लागत पर विचलनों को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्व के नियंत्रण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नियंत्रण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कि कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है भविष्य उन्मुखी नियंत्रण का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान कार्यों में विचलनों को ज्ञात करना एवं समाप्त करना ही नहीं,
होना चाहिए, बल्कि भावी कार्यों में विचलनों को ज्ञात करना और उन्हें समाप्त करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष नियंत्रण। ये सिद्धांत नियंत्रण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें नियंत्रणकर्ता नियंत्रित व्यक्ति के बीच में प्रत्यक्ष संबंध हो। नेक्स्ट आता है नियोजन के प्रतिबिंब का सिद्धांत। ये कहता है कि नियोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें योजनाओं की विशेषता संरचना प्रतिबिंबित होती हो। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक उपयुक्तता का सिद्धांत, अर्थात नियमन व्यवस्था संगठन संरचना के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नियंत्रण की वैयक्तिकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नियंत्रण संबंधित प्रबंधक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपवाद द्वारा नियंत्रण का सिद्धांत। ये कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को केवल अपवादजनक विचलनों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नियंत्रण की लोच का सिद्धांत। ये कहता है कि नियंत्रणों में लोच होना चाहिए ताकि परिवर्तनशील परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आता है पुनः अवलोकन का सिद्धांत। समय समय पर नियंत्रण प्रक्रिया का पुनः अवलोकन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कार्यवाही का सिद्धांत। यह सिद्धांत अंतिम सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करता है कि नियंत्रण करना तभी लाभप्रद है जब नियंत्रण के द्वारा ज्ञात किए हुए विचलनों को समाप्त किया जा सके। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्व या लक्षण। कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? उनमें सबसे पहला आता है लक्ष्य उन्मुखी, अर्थात नियंत्रण व्यवस्था तभी प्रभावी होती है जब वह लक्ष्य उन्मुखी या लक्ष्य केंद्रित होती है। अतः नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने से पूर्व ही नियंत्रण के लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है यथार्थ। नियंत्रण व्यवस्था यथार्थ या सटीक होनी चाहिए। यह व्यवस्था सही एवं विश्वसनीय सूचनाओं को एकत्र करने में सक्षम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है समयोचितता। नियंत्रण व्यवस्था समयोचितता सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि श्रेष्ठ सूचनाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं यदि वे देरी से प्राप्त होती हैं। अतः नियंत्रण व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र सूचनाएं प्राप्त यथा समय करने एवं उन सूचनाओं को यथा समय हटाने में सक्षम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्यपरक। नियंत्रण व्यवस्था यथासंभव उद्देश्यपरक या निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की पक्षपात की संभावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है समझने योग्य। ऐसी नियंत्रण व्यवस्था असफल हो जाती है जिसे उसके उपयोगकर्ता अर्थात प्रबंधक एवं कर्मचारी समझ ही न सकें। जिस नियंत्रण व्यवस्था को समझने में कठिनाई होती है वह अनावश्यक गलतियां करवा सकती है तथा कर्मचारियों को भ्रमित कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा लोचशीलता एवं भविष्योन्मुखी। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं गतिशील वातावरण में कार्य करती हैं जहाँ प्रतिफल परिवर्तन होते रहते हैं। अतः नियंत्रण व्यवस्था लोचशील एवं भविष्य की संभावित परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मितव्ययी। नियंत्रण व्यवस्था संचालन में मितव्ययी होनी चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण एवं संचालन में धन एवं समय की अनावश्यक बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इस पर होने वाले व्यय की तुलना में इससे प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्य सदैव अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित प्रमाप। नियंत्रण व्यवस्था में अपनाए जाने वाले प्रमाप मानक उचित एवं पूरे करने योग्य होने चाहिए। यदि प्रमाद बहुत ऊंचे या अनुचित होंगे तो कर्मचारी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे, फलतः वे निराशा एवं हतोत्साहित हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रमुख बिंदु या स्थान नियंत्रण। प्रबंधक संस्था में होने वाली प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण नहीं कर सकते, अतः प्रबंधक को उन बिंदुओं या स्थान पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संस्था की निष्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है संगठन संरचना के अनुकूल। नियंत्रण व्यवस्था संस्था की संगठन संरचना के अनुरूप एवं अनुकूल होनी चाहिए।
यह संस्था की क्रियाओं के संबंधों एवं प्राधिकार संबंधों के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपवाद का सिद्धांत या अपवाद का पर ध्यान। नियंत्रण व्यवस्था अपवाद के सिद्धांत पर स्थापित की जानी चाहिए। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधकों को प्रमापों से अपवादजनक या गंभीर विचलनों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है लक्षण विविध आधार। नियंत्रण व्यवस्था में नियंत्रण हेतु विविध आधारों का समावेश करना चाहिए। इसमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सभी आधारों पर समावेश करना चाहिए, किंतु सभी आधार तर्कसंगत एवं निष्पक्ष होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सुधारात्मक प्रयास। अच्छी नियंत्रण व्यवस्था से केवल प्रमापों से विचलनों को ही ज्ञात करने में सुविधा नहीं होती, बल्कि उन विचलनों में सुधार हेतु उपायों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा भागीदारी या सहभागिता। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण एवं संचालन हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है उपयुक्तता। प्रत्येक संस्था का आकार एवं उनकी प्रकृति कार्यप्रणाली दूसरी संस्थाओं से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक संस्था की नियंत्रण व्यवस्था भी भिन्न ही होती है, जिसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था के प्रत्येक स्तर पर अपनाई जाने वाली नियंत्रण व्यवस्था भी प्राय भिन्न होती है। नेक्स्ट आता है उप प्रणालियों का आत्मनियंत्रण। प्रत्येक संस्था की नियंत्रण व्यवस्था के भीतर संस्था के प्रत्येक विभाग के लिए आत्मनियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब प्रत्येक विभाग में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था होगी तो नियंत्रण की अनेक क्रियाएं विभाग के भीतर ही संपन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था में नियंत्रणकर्ता एवं नियंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा मानवमुखी या मानव केंद्रित। नियंत्रण व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जबकि वह मानवमुखी अथवा मानव केंद्रित होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं नियंत्रण व्यवस्था में मानव जाति का प्रत्यक्ष सरोकार होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।